राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मैं लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे मुझे भेजा है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाली प्रियांजलि ने। प्रियांजलि कहती हैं कि मैं एक शिव जी की भक्त हूँ। वो शिव जी की बहुत पूजा पाठ किया करती हैं। मतलब वो कहती हैं कि मैं शिव जी की ही भक्त हूँ और मैं कभी लड्डू गोपाल जी की मैंने सेवा पूजा नहीं की थी। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में लड्डू गोपाल जी कैसे आ गए, ये वो खुद भी नहीं जानती हैं। तो आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी कैसे आए हैं प्रियांजलि की लाइफ में। प्रियांजलि कहती है कि मैं सीए की तैयारी में लगी हुई थी। जब मैंने 12th पास किया तो मैंने अपने घर में बोला कि मैं सीए की तैयारी करूँगी। मेरे घर वाले ने भी बोला कि बिल्कुल करो। उसके बाद जब मैंने सीए की तैयारी करना शुरू किया, मैं लक्ष्मी नगर में रहती ही हूँ, तो मुझे कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं वहीं से रह के तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी। मैंने 14 घंटे की पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने अपने आप को एक कमरे में ऐसा बंद करके रख लिया कि मुझे लग रहा था कि बस मैं पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लूँगी, अपना सीए मैं कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियांजलि बताती हैं कि मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी एक छोटी बहन है। मेरा कोई भाई नहीं है और हम सब लोग एक घर में रहते हैं और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। प्रियांजलि कहती हैं कि हमारे घर में शिव भक्त बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारी मम्मी ने भी शिव मंत्र लिया हुआ है, पापा ने भी लिया हुआ है, यहाँ तक कि मैंने भी लिया हुआ है। और हमारे घर में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा होती है और हमारे घर में बाहर हम लोगों ने मंदिर भी बनवाया है, तो हम शिव जी की ही पूजा पाठ करते हैं। लेकिन एक ऐसा कभी कुछ मेरे जीवन में हो जाएगा, ये वो नहीं जानती थी। उसके बाद वो बताती हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। मेरी पढ़ाई भी हो रही थी, मैं एकदम जी-जान से मेहनत कर रही थी पढ़ाई-लिखाई करने के लिए। उसके बाद प्रियांजलि कहती हैं कि हमारे बगल में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसका नाम है नताशा। जब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ, उसने मुझे बुलाया था कि मेरे घर में मेरे कान्हा का जन्मदिन है, तो तुम आना। तो शायद उन लोगों ने उस दिन ही कान्हा जी की जो मूर्ति होती कान्हा जी का जो विग्रह होता है, उसी दिन उन लोगों ने शायद स्थापित किया हुआ था। तो इसीलिए वो बताती हैं कि उनके घर में जो कान्हा जी थे, वो उन्हीं के घर में गई हुई थी। नताशा के घर वो जब पहुंचती हैं तो वो कहती हैं कि मैं पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उनके घर में वो सब चीज़ों में जाऊं या ये सब करूं। पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से मान नहीं रहा था। और फिर मैंने वही किया भी। मैंने उससे बोला कि यार तुम ये सब करो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ाई करनी है। ये कह कर के मैंने लड्डू गोपाल जी की जो उनके वहाँ पे उनका जन्मदिन वो लोग मना रही थी, मैं वहाँ भी नहीं गई। यहाँ तक कि मैंने प्रसाद भी नहीं पाया और मैं वहाँ से चली आई। वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में गई। कमरे में मैं वहाँ पर बैठी ही थी कि मुझे एक अजीब-सी, मतलब बहुत ही अजीब-सा लगा मुझे। तो मैंने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे बहुत ही अजीब-सा लग रहा है। तो मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम वहाँ से आ रही हो ना, तो वैसे वहाँ पे क्या था? तो मैंने उनसे बताया कि उनके घर एक लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनकी वो लोग सेवा पूजा करती हैं। तो शायद आज ही के दिन उनका विग्रह उनके घर में आया था, इसीलिए उन लोगों ने उनका जो है इसी दिन का उन लोगों ने उनका हैप्पी बर्थडे मनाया है। तो ये सुनकर के उनकी मम्मी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको तो वहाँ जाना चाहिए था, तुम आ क्यों गई? तो प्रियांजलि कहती हैं कि मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं इन सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ती, इसलिए मैं वहाँ से चली। मैंने उससे कहा नहीं ये चीज़, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बर्थडे मनाना ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कहकर कोई भगवान का बर्थडे कैसे मना सकता है? ये कह कर के प्रियांजलि कहती है मैं अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मैं काम करने लगी। प्रियांजलि कहती है कि उस टाइम मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। ना जाने क्या हो गया था, मेरे मन में एक उथल-पुथल सी मची हुई थी। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलत कह दिया या कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैंने कुछ गलत कहा या किया। उसके बाद प्रियांजलि कहती हैं कि शाम हुई। शाम को फिर मेरी जो फ्रेंड थी नताशा, उसने मुझे
प्रसाद ले आके दे कर गई। मैं उसका प्रसाद भी नहीं लिया था तो उसने दिया और मैंने उनका प्रसाद वो जब घर ले आई तो मैंने कहा कि मेरी मम्मी आए हैं उनको दे आओ। मेरी मम्मी ने मुझे प्रसाद के फिर मैंने पता नहीं मुझे क्या था, मैंने प्रसाद भी नहीं लिया मैंने। उसके बाद वो प्रसाद वहीं पे रखा रहा, मैंने प्रसाद नहीं खाया क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था कि मैंने प्रसाद ले लिया, थोड़ा-सा तुम भी खा लेना। तो मैंने वो प्रसाद नहीं लिया। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, रात को 12 बज गए। सारा चीज़ मैं बहुत देर तक पढ़ाई करती हूँ, मैं सुबह के 3 बजे तक पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मैंने उस रात 12 बजे ही पढ़ाई की। उसके बाद दूसरा दिन लग गया। दूसरा दिन लगने के बाद मेरा फिर वही से डेली रूटीन हो गया। मैं सुबह अपनी कोचिंग जाती थी, कोचिंग से मैं पढ़ाई करके आती थी, उसके बाद मैं घर में पढ़ाई करती थी। और एक बार की बात है, मतलब फिर मेरा अचानक से ना मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में लगना ही बंद हो गया। मैंने पढ़ाई मैं जितना ज़्यादा पढ़ पाती थी, जितना मैं भूल जाया करती थी, मैं कितना भी पढ़ लूँ। तो इस तरह से वक़्त जैसे-जैसे दिन बीत रहा था ना, मेरे साथ कुछ अजीब-सा ही हो रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, लेकिन मैंने भगवान जी की मैं पूजा-पाठ भी किया करती थी, ऐसा नहीं था, भोलेनाथ जी की मैं पूजा भी करती थी। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब-सा लगता था हमेशा। तो मैंने अपनी मम्मी से भी ये बात बताई, मेरी मम्मी ने भी कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देती हूँ। डॉक्टर ने भी कहा कि इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, तो ये तो मुझे पता ही था कि पढ़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर पढ़ाई का स्ट्रेस मेरे दिमाग में लगातार बसता जा रहा था, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पहले तो मैं घर से कोचिंग भी चली जाया करती थी, अब मैं कोचिंग के लिए भी बाहर नहीं निकलती थी। इस चीज़ को देख कर के मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आप कह लो कि मैं बीमार सी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ, मैं इतनी ज़्यादा हँसने-खेलने वाली लड़की आज बिल्कुल शांत हो गई थी। जब मेरी मम्मी मुझे बुला लेती तो मैं खाना आके चुपचाप खा के फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती। ये देख कर के मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी मेरे लिए कि मुझे ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये मैं खुद भी नहीं बता पाती थी। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा हो गया कि मैं डिप्रेशन में आ गई। डिप्रेशन की मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी। इतनी ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई थी। प्रियांजलि कहती हैं कि अब मुझे कुछ भी अच्छा-बुरा समझ में नहीं आ रहा था। मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मैं सारा-सारा दिन सोती रहती थी। तो फिर मेरे पापा ने भी मुझे ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ाई नहीं हो रही है बेटा तो कोई बात नहीं, तुम ज़बरदस्ती मत करो पढ़ाई में। लेकिन फिर मैं कहती नहीं, मुझे सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। ये बात कह के मैं फिर से पढ़ाई करने लगती। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। धीरे-धीरे मैं बीमार हो गई और मैं आपको बता दूँ कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बुखार मुझे आने लगा। बुखार आने लगा मुझे बहुत ज़्यादा, फिर मैंने दवाइयाँ खाई, कुछ ठीक था। उसके बाद एक दिन की बात है, प्रियांजलि कहती है मुझे बुखार था और सारे लोग घर में नहीं थे। मम्मी पापा के साथ बाहर गई हुई थी, सिर्फ़ मेरी छोटी बहन थी। तो रात का 9 बज रहा था, रात का टाइम था, तो प्रियांजलि कहती है कि मैं बस दवा खा के लेटी ही थी कि तभी मेरे घर की डोरबेल बजी। जब वो डोरबेल बजती है तो वो जाकर के उठाती, डोरबेल जब बजती है तो वो जाकर के खोलती हैं अपना डोर। तो जब वो खोलती हैं तो उनको सामने एक पार्सल वाला दिखाई देता है। तो उन्होंने बोला कि क्या है भैया इसमें? तो उन्होंने कहा मैम ये आपका पार्सल है और ये आपके नाम से ही आया है, देखिए आपका नाम प्रियांजलि गुप्ता है ना? तो प्रियांजलि कहती है कि हाँ, ये तो मेरा ही नाम है। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए ही पार्सल आया हुआ है। तो मैंने कहा मैंने तो मँगवाया ही नहीं, तो फिर ये पार्सल कैसे आ गया? फिर मैंने सोचा हो सकता है मम्मी ने कुछ मँगवाया होगा, कुछ भी मँगवा सकती हैं वो। तो ये सोच कर के मैंने पार्सल को रख लिया। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं पार्सल ले गई। मैंने पार्सल को अंदर कमरे में रख दिया। उसके बाद मैंने दवाइयाँ खा ली थी, उसके बाद मैंने दूध पिया और उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद प्रियांजलि कहती हैं कि करीब रात के 12 ही बजे होंगे, तभी मुझे बहुत तेज़ झटका सा लगा और मेरी आँखें खुल गईं। आँखें खुलने के बाद मैं बहुत तेज़ डर गई। मुझे ऐसा लगा कि कोई घुट-घुट के साँस ले रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा था कि कोई घुट-घुट करके साँसें ले रहा है। फिर मैं बहुत कोशिश की मैं सो जाऊँ दोबारा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं अपनी बहन के पास चली गई। मैं अपनी बहन के पास अपने कमरे में उसके कमरे में चली गई, तो मेरी बहन सो रही थी, तो मैंने उसे जगाया। तो उसने बोला कि क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा नहीं, बस वो ऐसे ही। मैं उसको भी नहीं डराना चाहती थी कि उसको मैं ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं खुद डर गई हूँ। फिर उसके बाद मुझे उस टाइम पर तो मैं सो गई, लेकिन फिर मैं जब सुबह सोकर उठी ना तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था, बहुत तेज़, इतना ज़्यादा कि मेरा सर फटा जा रहा था, दर्द से फटा जा रहा था।
फिर उसके बाद दर्द से फटा जा रहा था। उस रात सोने के बाद मैंने कुछ ऐसा अपने सपने में देखा था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। प्रियांजलि कहती है कि सपने के बारे में मैंने सोचा कि मैं मम्मी को बताऊँगी। मेरी मम्मी सुबह-सुबह ही घर आ गई थी क्योंकि वो कहीं शादी में गई हुई थी, फंक्शन था। तो शादी के फंक्शन से वो सुबह-सुबह ही घर आ गई थी। तो जब मेरी मम्मी ने मुझे देखा कि मैं बुखार से इतना ज़्यादा तड़प रही हूँ, मेरे सर में इतना दर्द है और फिर मेरे मुँह से बोला भी नहीं जा रहा है, तो मेरी मम्मी ने तुरंत मुझे वो डॉक्टर के पास ले गई हॉस्पिटल में। तो फिर मैं उनसे कुछ अपने सपने के बारे में बताना ही चाहती थी कि तभी मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद डॉक्टर से मैंने जब इलाज करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे डेंगू हो गया है। डेंगू होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनका प्लेटलेट्स बहुत ही तेज़ी से घट रहा है। और फिर मुझे बताती हैं प्रियांजलि कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट जो करवाया ही गया था, मुझे आईसीयू में रखा गया और उस पूरे हॉस्पिटल की ना सबसे सीरियस मरीज़ मैं ही थी उस टाइम पर। ना जाने मुझे ऐसा क्या हो गया था या ना जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया था। उसके बाद प्रियांजलि कहती है कि मेरा प्लेटलेट्स घट करके मतलब 7000 हो गया था, 7000 प्लेटलेट्स हो गया था। अब मैं ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। और आप सोचिए कि उतने समय जब किसी की आवाज़ नहीं निकलती, कोई इंसान आईसीयू में बस ज़िंदगी और मौत से बीच लड़ रहा होता है, साँसों के लिए मैं लड़ रही थी अपनी कि मुझे एक साँसें मिल जाएँ। और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं यकीन नहीं कर सकती। वो बताती हैं कि डॉक्टर्स आए, उन्होंने फिर मुझे चेक किया, मेरा प्लेटलेट्स बढ़ ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर में कवर ही नहीं हो पा रहा था। फिर डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये बताया कि मेरे फेफड़े में पानी भी आ चुका है, भर चुका है। ये सुन कर के मेरी मम्मी के तो हाथ-पैर काँप गए। वो मतलब बहुत ज़्यादा वो रोने लगी कि क्या हो गया? मतलब ये चांसेस थे कि मैं अब नहीं बचूँगी। तो मैंने फिर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाई और मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे मेरी मम्मी से मिलना है। तो वो जो ऐसा जहाँ पे था ना, तो वहाँ पे किसी को रहने नहीं देते थे। तो मैंने मेरी मम्मी को बुलवाया। तो मैंने मेरी मम्मी से बताया कि मुझे हॉस्पिटल आए 1 हफ़्ते हो चुके थे और मैंने बताया कि मम्मी मेरा बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, मुझे पता नहीं क्या कैसा लग रहा है। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, मैं रोज़ एक सपना देखती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा क्या सपना है बताओ? तो मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ में बंद है और वो घुट रही है और उसको निकालना है, मैं क्या करूँ? मेरी मम्मी इस सपने को सुन कर के वो कह रही थी कि बेटा तुम बीमार हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा कुछ है। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हुई, डॉक्टर फिर आए, चेकअप हुआ, बहुत ज़्यादा चेकअप्स, ये हुआ, वो हुआ। फिर डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल में मेरे लिए जवाब दे दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं अब ये मैं मतलब इनको कवर नहीं कर सकता, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सुन कर के फिर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत रोने लगी। फिर मेरे पापा हॉस्पिटल, क्योंकि वही उस जगह पर वही एक हॉस्पिटल जो था वहाँ पे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल का नाम भी बताया था मुझे। उन्होंने मेंशन किया था अपना नाम, वो शायद आकाश हॉस्पिटल करके था। तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल था जहाँ पे मुझे एडमिट करके मुझे बाहर निकाला गया था। फिर मैं ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि ये ना बिल्कुल चल पा रही हैं, ना बोल पा रही हैं, तो बिल्कुल उनको पता नहीं क्या हो गया है। फिर उसके बाद मेरे पापा मुझे घर लाए, सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे और आपको पता है सब रो रहे थे, मेरा प्लेटलेट्स इतना ज़्यादा डाउन हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ना अंदर से ना ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी क्यों रो रही हो? पापा से बोल रही थी, अपनी बहन से बोल रही थी कि तुम लोग रो क्यों रहे हो? लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब हम कहाँ लेकर जाएँ तुम्हें? तुम कैसे ठीक होगी? फिर पापा ने मुझे वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, तो थोड़ी देर के लिए मतलब वो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए वो मुझे घर ले गए थे। तो उन्हीं कुछ घंटों के बीच जब वो मैं घर में गई थी, तो मैं घर में मुझे इतना था कि मैं अंदर से तो मजबूत थी, लेकिन मेरे हाथ-पैर उठ नहीं रहे थे, मैं चल नहीं पा रही थी। तो उनको उसी कमरे में लिटाया गया। तो फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया, मेरी बहन आई, मैंने उससे बोला कि वो जो बॉक्स रखा है ना, तुम वो खोलो। तो जब मेरी बहन ने बॉक्स को खोला ना, तो आपको यकीन नहीं होगा, उस बॉक्स को खोलते ही उसमें से ना एक बहुत ही सुंदर से सजे-सजाए लड्डू गोपाल जी निकले। उस बॉक्स को जब उन्होंने खोला ना,
तब जाके अदिति कहती हैं कि जो मेरी साँसें अटकी हुई थी, जो मेरा तबीयत अंदर से लग रहा था कि मैं बंधी हुई हूँ, मैं खुद चल नहीं पा रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको मतलब बताती हैं प्रियांजलि कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मेरा प्लेटलेट्स जो कि 7,000 चला गया था। आपको यकीन नहीं होगा कि 7,000 प्लेटलेट्स होने के बावजूद भी मैं लड्डू गोपाल जी को अपने उठाई, वहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा, फिर मैंने देख कर के ना मेरी आँखों में उनको आँसू आ गए। आँसू इसलिए आ गए कि फिर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं अपने फ्रेंड के घर में गई थी और मैं लड्डू गोपाल जी का अनादर कर दिया था और मैं वहाँ से उनका प्रसाद लिए बिना चली आई थी। वो दिन मुझे याद आया और मैंने वो लड्डू गोपाल जी को देख के मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने खुद लड्डू गोपाल जी से कहा कि लड्डू गोपाल जी, क्या ये आपने ही किया है? क्या आपने मुझे इतना लाचार कर दिया कि मैं आपको उठा भी नहीं सकती आकर? फिर बताती हैं प्रियांजलि कि मुझ में ऐसा पता नहीं कौन-सी मतलब एक पावर सी आ गई। वो कहती हैं कि मेरा हाथ पैर जो हिल नहीं, मैं खुद से हिला नहीं पा रही थी। मेरी मम्मी यहाँ से वहाँ उठाकर करती थी। उन 1 घंटों में ही जब मैं घर आई थी, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को मैं तुरंत अपने बहन से मैंने थोड़ा-सा सपोर्ट माँगा। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत उठ के चलने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियांजलि कहती है कि मैं उठी और मैं जो है मैंने बहन से अपने मतलब उसको बुलाया, मैंने उसका सहारा लिया। मैं सहारे से लड्डू गोपाल जी के पास गई। जब मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे वो सुख की प्राप्ति हुई ना, वो मतलब मुझे चैन सुकून इतना ज़्यादा मिल गया ना, मुझे लगा ही नहीं कि मैं बिल्कुल बीमार हूँ। मेरे पापा, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पापा जगह-जगह हॉस्पिटल के बारे में फ़ोन कर के रो रहे थे कि कोई ऐसा हॉस्पिटल बताओ जहाँ मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो सके। और मेरे प्लेटलेट्स इतने डाउन होने के बावजूद मैं लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लिया और मैंने बाहर उनको ले जा कर के मैंने मम्मी को दिखाया कि मम्मी, ये देखिए लड्डू गोपाल जी। मेरी मम्मी ने जब लड्डू गोपाल जी को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि मैं खुद से थोड़ी सहारे से चल के आ रही हूँ। उन्होंने मुझे तुरंत पकड़ा, उन्होंने बोला कि बेटा तुम उठकर क्यों आई, तुम लेटे तुम आई। तो मेरे पापा उस टाइम पे जो फ़ोन से बात कर रहे थे, उन्होंने भी फ़ोन कट करके मुझे तुरंत पकड़ा। फिर मैंने उनसे बोला कि पापा ये देखिए, ये लड्डू गोपाल जी है। मेरे पापा ने फिर पूछा कि ये कहाँ से आए? तो उन्होंने बोला कि ये लड्डू गोपाल जी मैंने एक दिन मुझे आज हफ़्ते भर हो गए, ये पार्सल में कोई हमें घर में दे कर के गया था। मैंने आज इनको मतलब ये पार्सल मैंने आज ही ओपन किया है, तो आज मैंने ये पार्सल खोला। खोलने के बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी को, बड़े से लड्डू गोपाल जी थे, फिर उनकी मम्मी ने उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको अपने घर में मंदिर में रखा, पूजा उनकी शुरू की। उसके बाद तुरंत उनके पापा हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल पहुँचती हैं प्रियांजलि, तो पता चलता है कि उनके प्लेटलेट्स घटने की बजाय ना बढ़ने शुरू हो गए थे। डॉक्टर्स को जब पहले वाली रिपोर्ट दिखाई गई, तो डॉक्टर्स देखकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का प्लेटलेट्स 7,000 अगर पहुँच जाए ना, तो वो इंसान मरने की कगार पर होता है और इनका प्लेटलेट्स तो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये तो इतनी स्वस्थ हैं कि ये चल भी सकती हैं, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर भी ये देख कर के हैरान थे। वो खुद बताती हैं प्रियांजलि कि मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो लड्डू गोपाल जी की फिर उनके घर में बताती हैं कि मतलब जो थोड़ी बहुत उनके अंदर वीकनेस थी, वो भी ठीक हुई। वो मतलब 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थीं। उसके बाद वो घर आईं। घर आने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी से माफ़ी माँगी। उन्होंने बोला कि कान्हा जी, मैं नहीं जानती, वैसे तो आप अपने भक्तों को कोई दुःख नहीं देते, कोई कष्ट नहीं देते, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने आपका अनादर किया, आपके प्रसाद का अनादर किया हो, तो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपको यकीन नहीं होगा, लाला ने मेरे साथ एक और चमत्कार किया। उन्होंने मुझे ठीक तो किया कि मेरा प्लेटलेट्स इतना डाउन होने के बाद भी मैं उठकर चल रही थी। ये उन्हीं का चमत्कार है कि मैं उनको अपने गोद में लेकर चल रही थी। ये उन्हीं का चमत्कार है। और एक लाला ने जब चमत्कार मेरे साथ और किया ना, तो मैं तो उनके ऊपर बिल्कुल यकीन करना मतलब मैं वो सोच ही नहीं सकती कि मैं उनके ऊपर यकीन ना करूँ। उन्होंने, आपको पता है, इतने बीमार होने के बाद उन्होंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीए का कंप्लीट करवाया उन्होंने। तो मेरा सीए का कंप्लीट हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और मुझे जॉब मिल गई और मैं अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ। और आज भी मैं अपने प्रभु महादेव जी को और मैं अपने लाला को कभी नहीं भूलती। और मैं किसी भी अब मुझे मेरे मन में ना एक संतोष सा हो गया है। और आज भी मैं लोगों को ना ये चमत्कार बताया करती हूँ कि तुमको पता है, मेरा जब 7,000 प्लेटलेट्स हो गया था ना, फिर भी मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर चल रही थी, लेकिन इस चीज़ को कोई मानता ही नहीं है। सभी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है यार, इस तरह थोड़ी होता है। लेकिन ऐसा था, ऐसा है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये प्रियांजलि कहती हैं। और ये कुछ और नहीं, लाला का चमत्कार है। वो करते हैं चमत्कार, वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन हमसे ना कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं ना, जिसका वो हमें एहसास भी दिलाते हैं। और शायद वो थोड़ा-सा एहसास उसी दिन के लिए था,
जो मेरे साथ हुआ। तो ये घटना उन्होंने जब मुझे बताई तो मैं तो बिल्कुल आश्चर्य में हो गई। सच में इतना ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होने के बाद, इतनी ज़्यादा वीकनेस, ये यहाँ तक कि फेफड़े में पानी तक आ चुका था। तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब कोई कैसे इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ़ 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, मैं ठीक हो गई। मेरी दवाइयाँ भी ज़्यादा दिन नहीं चली, हफ़्ते भर ही दवाइयाँ चली, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ और आज मैं अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ और अपने लाला के साथ हूँ। तो ये कहानी थी जो मुझे बताई प्रियांजलि ने। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट कर दीजिएगा अगर बहुत अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग। अगर आपको लड्डू गोपाल जी से प्यार है ना, तो आप लोग लड्डू गोपाल जी के लिए लाइक ज़रूर किया करिए। शेयर कर दिया करिए स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो। चलिए मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए फिर से लड्डू गोपाल जी के चमत्कार के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।